सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। क्या चल रही है? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, लाइन बाय लाइन सीरीज चल रही है और उसमें हम अपने 12th स्टैंडर्ड का जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले एक चैप्टर था, वैसे ये हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अगर हम पुरानी वाली बुक देखें तो उसका सेकंड चैप्टर है। इससे पहला वाला जो चैप्टर था, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो अगर तुम जाओगे ओल्ड वाले जो बुक्स हैं, जो पुरानी बुक्स है, उसमें पहला चैप्टर जो था वो था द कोल्ड वॉर एरा। कौन था? कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। तो इसका मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, व्हाट इज कोल्ड वॉर एरा। देखो, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें दो पार्टीज थी, मतलब दो टीम था। एक था एक्सेस पावर और एक था एलाइड, ठीक है। मतलब दो टीम था, दोनों में मैच चल रहा था, बढ़िया से लड़ाई हुआ, ठीक है। उसमें अमेरिका वाली टीम जीत गई। कौन जीत गई? अमेरिका वाली, ठीक है। कौन जीत गई? अमेरिका वाली। कौन जीत गई? अमेरिका वाली टीम जीत गई। तो कौन जीता? अमेरिका किसकी टीम में था? अमेरिका किसकी टीम में था? वो था अलाइड में। तो इनकी टीम में ना दो चार और बंदे थे, जैसे कि हो गया ब्रिटेन, रशिया, और भी थोड़ी बहुत पार्टियां थी। इनका लड़ाई और था, ये किससे? ये जापान से, ठीक है। तो जापान ही इसमें मेन, याद रखना आपको, ठीक है, क्योंकि जापान जो है वही पिटा था इस मैच में। थोड़ा समझो आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो जापान को इस मैच में पीट दिया गया। जापान को कैसे पीटा गया कि देखो भाई, अब उस टाइम था थोड़ा पावर वावर दिखाने के चक्कर में क्या था, सब कंट्री चाह रही थी कि मेरा भाई दबदबा हो। क्या? दबदबा हो। तो जो जापान था वहां पे ज्यादा मेन टेंशन थी, टेंशन मतलब बोल सकते हैं दबाव। तो अमेरिका ने अपने को बहुत पावरफुल शो करने के लिए इस पे बम गिरा दिया। इसके जो दो यहाँ पे दो स्टेट हैं, इसका नाम है एक हिरोशिमा और एक है नागासाकी। तो 6 और 9 तारीख को, 6 और 9 अगस्त को इन्होंने क्या कर दिया? बम गिरा दिया। लो भाई साहब, इन्होंने बोला भाई हो गया काम, हो गया सत्यानाश। तो इन्होंने सत्यानाश करके यहाँ पे क्या बन गई, ये इन्होंने क्यों किया? मैंने बोला ना, पावर का दबदबा, पावर के दबदबे के लिए इसने, यूएसए ने, इन दोनों जो सिटीज है जापान की, वहां पे बम गिरा दिया। इन इफेक्ट जो हमारा यूएसए है उसको पता था कि यार एक टाइम पे ये खुद ही हार मान लेंगे, है ना। जापान जो है वो खुद हार मान लेगा, लेकिन नहीं, वही दिक्कत है ना, किसी किसी का चुल होती है। तो यूएसए में चुल थी, उसने बम गिरा दिया। अब बम गिराने की वजह से क्या हुआ कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन हुआ। वैसे तो बहुत ज़्यादा छोटे थे, ठीक है। ये वाला जो बम था उसका जो वेट था वो था 15 टन, 15 किलो टन। इसका था 21 किलो टन। और नाम भी बड़ा सेक्सी सेक्सी था, इसका था लिटिल बॉय, इसका नाम था फैटमैन। तो लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के दो बम गिरा दिया अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे, जो कि जापान का पार्ट है। और यहीं से क्या हुआ, हमारा वर्ल्ड वॉर खत्म, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। अब यहाँ पे दो लोग, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर, जिसको हम आजकल रसिया के नाम से जानते हैं। तो ये दो टीमें थी, वो दोनों एक ही टीम में थी, पहले ये समझो, दो प्लेयर दोनों एक ही टीम में थे, ठीक है। लेकिन वही है ना,
भाई मैं ताकतवर हूँ तो मैं ताकतवर हूँ, दोनों आपस में भिड़ रहे थे। अब क्या कर रहे थे ये लोग, लाइक सामने सामने खड़े होकर लड़ाई नहीं कर रहे थे कि भाई एक काम कर, ये ले बंदूक मार गोली, ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि यार तू चला फिर मैं चलाऊंगा, मतलब कि बहसा बहसी कर रहे थे, इनके बस की नहीं थी, ऐसा समझो कि लोग लड़ सके। सो कोई भी हॉट वॉर नहीं होता, ठीक है, कोई भी हॉट वॉर नहीं होता। ये लोग बस बातों से एक दूसरे का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक दूसरे कंट्री की इज्जत जो है ना वो गिराना चाहते थे सिर्फ बातों बातों में। मान लेते कि अगर यूएसए जो है अगर वो हथियार इकट्ठा करेगा तो यूएसएसआर भी उसके लिए हथियार इकट्ठा करेगा, ठीक है, उसके अपोज करने के लिए। देख भाई तेरे से ज़्यादा हथियार है मेरे पास, तो यूएसए बोलेगा नहीं तेरे से ज़्यादा हथियार है। तो नाटो, नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो यूएसए है, यूएसए क्या करती है, एक मिलिट्री अलायंस निकाल लेती है। वो ये मिलिट्री अलायंस में जितने भी कंट्रीज थे, ठीक है। अब भाई कोल्ड वॉर चल रहा है तो इसकी टीम में भी कोई ना मेंबर होगा, इसकी टीम में भी कोई मेंबर होगा, है ना। तो कोल्ड वॉर में इसके टीम के जो मेंबर था, ठीक है, वो सारे नाटो के मेंबर थे। और नाटो का एक मानना था कि अगर तुम मेरे को मारोगे मतलब तुम हमारे सारे दोस्तों को मार रहे हो, है ना। जैसे आपके दोस्तों की लड़ाई हो जाती है तो आप जाते हो कि यार तूने मेरे दोस्त को मारा है तो तू अब हम सबसे लड़ना होगा, ठीक है, लेट्स कम ऑन गेट रेडी टू फाइट। तो भाई ऐसी चीज के लिए हमारा यूएसएसआर कैसे पीछे रह जाएगा। तो यूएसएसआर ने 1955 में वॉरशो पैक्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया, वॉरशो पैक्ट। इन्होंने भाई, इन्होंने बोला कि तू अगर ज्यादा ताकतवर हो तो देख भाई हम भी ज्यादा ताकतवर हैं। फिर ये जो कोल्ड वॉर है इसका जो टाइम पीरियड है ये याद रखना, हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है जो कि 1990 से क्या 1919 से 1945 तक चला। ये क्या था, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, याद रखना। और ये 1945 से 1991 तक जो चला उसका नाम था कोल्ड वॉर। खत्म कब हुआ, जब यूएसएसआर टूट टाट के अलग हो गए, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। आई होप इतना बैकग्राउंड काफी है। अब चैप्टर के अंदर चलते, ज्यादा बता दूंगा फिर तुम लोग चौंधिया जाओगे। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब ये बाइपोलैरिटी क्या है, मैंने बोला है भाई दो पावर था, यूएसए और यूएसएसआर, इनमें से एक का काम तमाम हो जाता है, यूएसए का, भाई साहब डूब जाते हैं। अब इनके डूबने के बाद क्या होता है कि एक जो है सुपर पावर वो खत्म हो जाती है। और ये कैसे, तो देखो ओवरव्यू देखो। द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाईएस्ट ऑफ द कोल्ड वॉर height of the Cold War was its greatest symbol, was toppled by the people in 1989. This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of Second World and the end of the Cold War. अब देखो भाई कोल्ड वॉर खत्म, कोल्ड वॉर जो है, कोल्ड वॉर वो खत्म कैसे हुआ, तो 1989 में नवंबर का महीना था, ठंड का महीना होता है मालूम है। अब जर्मनी में जाओगे, कहाँ पे चल जाओ, बर्लिन। क्या, बर्लिन, बर्लिन कहाँ पे हमारा, जर्मनी में। तो जर्मनी में एक दीवार बना दी गई थी 150 किलोमीटर की, 150 किलोमीटर की दीवार बना दी गई थी। और वो जो बर्लिन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। अगर ये बर्लिन है तो ये दीवार है, ये वेस्ट वाला जो पार्ट था बर्लिन का वो अमेरिका के साथ था, और जो ईस्ट वाला पार्ट था
वो किसके साथ था? यूएसएसआर भाई साहब के साथ था। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई तुम लोग तो मान रहे हो, चलो भाई ये वाले लोग हमारे हैं, ये वाले लोग हमारे हैं, लेकिन अब लोगों को भाई दिक्कत होती थी। अब जो लोग काम के लिए इधर से उधर भटकते थे वो क्या करें? तो जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज यूनिफाइड वन आफ्टर अनदर। द eight East European countries that were part of the Soviet Union bloc replaced their communist government in the response to the mass demonstration। अब मैंने बोला कि जर्मनी था वो वर्ल्ड वॉर 2 से ही 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट वाला भाई जाओ सोवियत के साथ, वेस्ट वाला तो भाई आओ यूएसए के साथ। है ना? तो ये जो दीवार था, ये जो दीवार थी, ये देखो, ये देखो, ये 150 किलोमीटर की दीवार थी। 150 किलोमीटर की दीवार थी और ये बनाई गई थी 1961 में, है ना, ताकि ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को सेपरेट किया जा सके। और जो दीवार थी वो 150 किलोमीटर थी। लगभग 28 साल तक ये दीवार खड़ी रही और 9 नवंबर आखिर में 1989 में लोगों ने बोला कि चलो भैया इसको गिरा डालते हैं, हमारा तो कोई फायदा हो नहीं रहा इससे, हम उल्टा फंसे ही जा रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टूटने के बाद जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, मास डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या, तो ये समझो, ये समझो, तो जो यूएसए है और जो यूएसएसआर है, ये दोनों ही एक दूसरे से एकदम नॉर्थ और साउथ थे। चुंबक के 2 ध्रुव, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। तो इन भाई साहब का मानना था कैपिटलिस्ट में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनकी मानना था। और ये जो भाई साहब थे वो थे सोशलिस्ट। अब ये सर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट क्या होता है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या कहते हैं कि भाई आप बाहर से आओ, हमारी जो कंट्री है वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, आप हमारी फैक्ट्री वैक्ट्री लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब प्राइवेट समझ लो, यहाँ पे प्राइवेट लोगों का ज़्यादा दबदबा रहता था। सोशलिस्ट में आओ, सोशलिस्ट में सरकार कहती थी यार नहीं, सब हमारे कंट्रोल में। ठीक है, तो आपको समझेगा सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो ज़्यादातर रिसोर्सेज है वो अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट, और जो यूएसए है उसमें इंडिविजुअल के पास राइट होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल के पास कोई राइट नहीं होता, इंडिविजुअल को बोलते हैं भाड़ में जाओ, साइड हो जाओ, है ना। तो अगर तुम देखो तो जो सोवियत ब्लॉक है, Germany divided after the Second World War was unified one after another. The 8 East European countries that were part of the Soviet bloc replaced their communist government in response to the mass demonstration। जो 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, जो कि हमारे सोवियत यूनियन के साथ थी, उन्होंने भाई अपने विचार बदल लिए। पहले ये लोग क्या थे? सोशलिस्ट थे। इन लोगों का मानना था कि समाज सेवा करना हमारा धर्म है। अब उधर से बदल के कहाँ पे आ गए? कैपिटलिस्ट में, क्योंकि इनको दिख रहा था कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो गिरते जा रही है। लिखा है द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगेन टू एंड, नॉट बाय मिलिट्री मीन्स बट एज अ रिजल्ट ऑफ मास एक्शन बाय ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। अब जो सोवियत यूनियन है वो जो कोल्ड वॉर से खड़ा था अभी तक, सोवियत यूनियन बहुत तगड़ा अलायंस, आप समझ सकते हो कितनी सारी कंट्रीज, 15 कंट्रीज का एक ग्रुप। उसको किसी मिलिट्री ने नहीं हराया, किसी मिलिट्री ने पीट पाट के अलग नहीं किया कि भाई चलो खत्म करो अब यूएसएसआर, अब कोई यूएसएसआर नहीं होगा, ऐसा। उसको हटाने वाले वहीं के ऑर्डिनरी पीपल थे। तो इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड। अब लोग जो है, अब एक कंट्री जो है, एक कंट्री जो है वो किससे चलेगी? लोगों से। भाई अब कितने बड़े भी मालिक हो, कितने बड़े भी सरकार हो, ठीक है, कंट्री किससे चलेगी? लोगों से। ठीक है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, आपने सुना होगा स्लोगन कि भाई लोगों के लिए लोगों द्वारा, है ना, लोगों के लिए ही तो कंट्री है, और चलाएगा भी कौन? लोगों द्वारा। हर डेमोक्रेसी कंट्री का यही कोट होता है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल।
In this chapter we discuss the meaning, the causes and the consequences of the disintegration of the second world war. अब जो दूसरी दुनिया थी, अब दोनों ने क्या बोला, दो सेकेंड वर्ल्ड, तो सेकेंड वर्ल्ड से क्या मतलब है, तो फर्स्ट वर्ल्ड कौन है, अब फर्स्ट वर्ल्ड कौन है बताओ, यूएसए, ऑब्वियस ही बात है। सेकेंड वर्ल्ड क्या होगा, हमारा यूएसएसआर। अब इन्होंने वर्ल्ड जो वर्ड है, ये जो वर्ड है वर्ल्ड, इसका क्यों प्रयोग किया है, ये जो वर्ड है वर्ल्ड, वो एक तो बहुत ज़्यादा ही डाइवर्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वर्ड इन्होंने यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा ही मतलब फोकस करने वाला वर्ड है, इन्होंने वर्ल्ड का यूज़ क्यों किया, तो इन लोगों ने जो वर्ल्ड है इसका, ये जो वर्ल्ड है इस वर्ड का यूज़ इसलिए किया, सॉरी, तो जो यूएसएसआर था और जो यूएसए था, आधी कंट्रीज अगर यूएसए के साथ है तो आधी कंट्रीज है किसके साथ, यूएसए सार के साथ, है ना। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वर्ल्ड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये एक हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड, एक हो जाएगा सेकंड वर्ल्ड, समझ गए। आधी जो पूरे अर्थ पे आधी कंट्रीज है वो एक साइड यूएसए के साइड जाएगी या तो यूएसएसआर के साइड जाएगी। अगर आप यूएसए के साइड नहीं हो तो इनका मानना था कि आप भाई हमारे साथ हो, यूएसएसआर वाले कहते थे कि अगर तुम लोग यूएसए के साथ नहीं हो तो आप इन्वेंचुअली आप हमारे साथ ही हो, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के बारे में हम डील करेंगे, ये तो मैंने ऊपर से बोलते ना मलाई दिखा दिया, दूध पिलाया नहीं तुम लोगों को। तो द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड क्या होता है बता दिया। कैपिटलिस्ट कौन, कैपिटलिस्ट अमेरिका, कम्युनिस्ट कौन, हमारा यूएसएसआर। ये जो दीवार है 1961 में बनी थी, जिससे सेपरेट कर सके ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को, मोर देन 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी थी। 28 साल तक ये दीवार जो है, इधर जो दीवार दिख रही है वो खड़ी रही। आखिरकार लोगों का दिमाग चटका और 9 नवंबर 1989 में इन्होंने दीवार की बैंड बजा दी। दिस मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द जर्मनी एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक। और यहीं से क्या हो गया, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है उसका काम तमाम, पत्ता साफ, है ना। तो अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डीलिंग, ओके। अब सोवियत सिस्टम क्या है, तो 1917 में, ये देखो ये भाई साहब दिख रहे हैं बड़े प्यारे से, इन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, और ये इसके लीडर हैं, ठीक है। तो द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन वॉर इन चाइना। चाइना बोल रहा, रसिया, चाइना में कैसे आ गई यूएसएसआर। तो रसिया में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, और इस रेवोल्यूशन का जो मोटिव था वो था कि भाई सब लोगों को कौन कंट्रोल करेगा, हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, सारी एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ें, सब चीज़ों का प्रोडक्शन कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो इसके लिए एक रेवोल्यूशन हुआ 1917 में। फिर वहाँ से वो जो रेवोल्यूशन था वो सोशलिज्म को ज़्यादा करता था, आगे बढ़ावा देता था, समाज सेवा करने का ज़्यादा शौक था इन लोगों का। और जो कैपिटलिज्म है उसको अपोज करता था, कहते यार कैपिटलिज्म वाले बेकार हैं, सब लोगों को, प्राइवेट कंपनी वालों को सब कुछ दे देते हैं, ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी वालों के पास ज़्यादा हक होता है और हम बाकी लोग हैं वो तो ऐसे ही रह जाते हैं। तो इनका जो विचारधारा था, इनका इगैलिटेरियन सोसाइटी वाला विचारधारा था, मतलब सबको ये लोग बराबर रखना चाहते थे। कहते कि यार कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब लोग बराबर हो। This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on a principle of equality. शायद ये सबसे पहला और सबसे बड़ा अटेम्प्ट था हमारे मानव इतिहास में, जब कोई आदमी क्या अबोलिश करना चाहता है, हटाना चाहता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, और क्या सेटअप करना चाहता है एक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होगा, वी ऑल नो कि भाई प्राइवेट कंपनियों में, अगर प्राइवेट कंपनियों में चले जाओ या फिर ऐसी कंट्री में चले जाओ जहाँ पे जो रिजाइम है, जो वहाँ की रिजाइम है वो सोशलिस्ट काइंड ऑफ हो, सोशलिस्ट बोल रहा हो, कैपिटलिस्ट हो, तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा ही
अप एंड डाउन होंगे, बहुत ज़्यादा ही मतभेद होते हैं, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हमारा मानव इतिहास में हो रहा है कि कोई आदमी इतना बहादुर है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को टक्कर दे रहा है, उसको अपोज करने के लिए भी आ गया। और हाँ, एक टाइम पे इन्होंने किया भी था, खूब बढ़िया से किया था। लाइक एकदम जो यूएसएसआर था वो यूएसए के दरवाजे पर था, समझो ऐसे कि भाई बोलते हैं ना कि यार लड़ाई बढ़िया हुई लेकिन जीता तो यूएसए ही, ठीक है। इन डूइंग सो the makers of the Soviet system gave primacy to the state and the institution of the party. The Soviet political system centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed. अब भाई ये देखो, जिसने भी ये सोवियत सिस्टम बनाया उसने किसको प्राइमेसी दिया? इन्होंने बोला कि भाई सरकार ही सब कुछ है, माई बाप हमारे सब कुछ सरकार है, सब चीजें कौन करेगा? सरकार करेगा। अब इनके सामने भाई कोई ऑपोजिशन भी नहीं था, ठीक है, और कोई भी ऑपोजिशन नहीं होगा। एक ही पार्टी होगी, वो कम्युनिस्ट पार्टी। क्या होगी? एक ही पार्टी होगी जो होगी कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ऑपोजिशन नहीं होगा, है ना। तो ये कौन बोलता था? ये सोवियत के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने सोवियत यूएसएसआर का फाउंडेशन रखा था। बहुत ही प्यारे और बहुत ज़्यादा ही, अब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, बहुत दयालु आदमी थे। विश्व को 2 भागों में बांट के चले गए, अब क्या बोलूं इनके बारे में। बहुत मतलब उस टाइम पे इनकी वजह से जो इन्होंने ये कारनामा किया था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बाद में लोगों को इसका रिजल्ट मिलता है ना, अभी तो कर लो जो मन। तो व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़ लेते हैं। 1870 से 1924 तक जिए। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के ये लोग, ये कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, लीडर थे रशियन रेवोल्यूशन के 1970 में। फाउंडर हेड थे यूएसएसआर के। ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ द फॉलोइंग द रेवोल्यूशन 1970 से 1924, एन आउटस्टैंडिंग theoretician एंड प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म एंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ कम्युनिज्म। ये मार्क्सिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, ये कार्ल मार्क्स थे ना, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। तो क्या हुआ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फेसिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि सोवियत आर्मी ने जितनी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनको फेसिस्ट फोर्सेस से बचाया था, वो सब यूएसएसआर के अंदर आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यूएसएसआर एक कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है, यूएसएसआर कंट्रीज का ग्रुप था। तो जितने भी कंट्रीज को इसने फेसिस्ट फोर्सेस से बताया था, फेसिस्ट फोर्सेस से बचाया था, अब वो किसके कंट्रोल में आ गई? यूएसएसआर भाई के साथ, है ना। तुमने देखा होगा कि भाई अगर क्लास का जो लड़का ताकतवर है, लोग उसी के साथ जाते हैं। यहाँ भी यही हुआ। कंट्रीज ने सोचा कि अरे वाह वाह, ये तो मसीहा है, इसने हमें बचाया है, तो लोग कहाँ चले गए? द पीपल फॉल टुवर्ड्स यूएसएसआर। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉड्यूल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। अब जितना भी पॉलिटिकल, जितना भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, वो किसके हिसाब से है? यूएसएसआर के हिसाब से। मतलब जैसी चीज जो भी यूएसएसआर, जो भी रसिया में चल रहा होगा, वही चीज बाकी कंट्रीज में भी अप्लाई होगा। मतलब कि अगर रसिया में सोशलिस्ट मॉडल चल रहा है तो बाकी कंट्रीज में भी सोशलिस्ट होगा, समाज सेवा की जाएगी भरपूर मात्रा में। तो द ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। मैंने बता दिया भाई साहब, पहले स्टार्टिंग में बताया था, 2 भागों में हमारा जो विश्व है वो बढ़ चुका था। पहला है फर्स्ट वर्ल्ड जो कि अमेरिका के साथ था, दूसरा है यूएसएसआर जो कि हमारा भाई साहब यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। अब इनका मानना था यूएसएसआर वालों का, ये लोग कहते थे कि अगर आप अमेरिका के साथ नहीं हो तो आप इनडायरेक्टली, ठीक है, इवेंचुअली आप हमारे साथ ही हो, है ना। इंडिया के साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तो इंडिया से पूछा गया कि भाई आप बताओ आप किसके साथ हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक NAM, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट करके भी एक वो दिखेगा, इसमें चैप्टर में होगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो क्या पूछते हैं इंडिया से, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक टाइप की अफवाह है
इंडिया वैसे किसी के साथ नहीं था। तो इंडिया से पूछा गया कि भाई आप ये बताओ, आप यूएसए के साथ हो या यूएसएसआर के साथ हो। तो इंडिया ने कुछ नहीं बोला उस टाइम, बोला कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में यह अफवाह फैल गई कि जो इंडिया है वो किसके साथ है, यूएसएसआर के साथ। और यूएसएसआर का भी यही मानना था कि अगर आप अमेरिका के साथ नहीं हो तो आप इवेंचुअली हमारे साथ हो, है ना। तो द वॉरशो पैक्ट, a military alliance held them together. The USSR was the leader of the bloc. मैंने बताया कि जैसे कि हमारे अमेरिका ने एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम था नाटो, है ना, वैसे ही हमारे यूएसएसआर ने भी क्या बनाया, ये वॉरसो पैक्ट। अब ये वॉरसो पैक्ट जो है उसको बनाया गया था 1955 में। क्या बनाया गया था, 1955 में। तो वॉरसो पैक्ट बनाया हमारे यूएसएसआर ने किसको टैकल करने के लिए, बस वही है ना कि अगर आप ताकतवर है तो हम भी ताकतवर है, वो दिखाने वाला, शो ऑफ काइंड ऑफ, ठीक है। तो जैसे नाटो उन्होंने क्रिएट किया, इन्होंने वॉरसो पैक्ट क्रिएट कर दिया, मिलिट्री अलायंस क्रिएट कर दिया। और नाटो अभी भी चल रहा है, लेकिन वॉरसो पैक्ट तो अभी आधे लोगों को पता ही नहीं कि व्हाट इज वॉरसो पैक्ट, ठीक है। दुनिया में जाके पूछो कि भाई वॉरसो पैक्ट क्या है, तो वो सीधे बोल रहे हैं कि है क्या पूछ रहे हो ये मेरे से, है ना। तो इन्होंने मिलिट्री अलायंस बनाया और जो इनका लीडर था वो कौन था, रसिया। तो द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस. It had a complex communication network, vast energy resources, including oil, iron, and steel, including iron and steel, machinery production, and a transport sector that connected its remotest area with efficiency. मैंने बोला कि भैया, मैंने बताया था ना कि दोनों हेड टू हेड थे, मतलब कि अगर ये सांप है तो ये नेवला है। मैंने बोला एक टाइम पे जो यूएसएसआर था वो यूएसए के एकदम दरवाजे पे खड़ा था, मतलब कि जो यूएसए था उसको टक्कर दे रहा था यूएसएसआर एक टाइम पे। मतलब इनकी इकोनॉमी भी वॉज वेल डिफाइंड थी भाई, अच्छी थी, सब चीज़ें, मतलब मशीनरी से लेके रोड प्रोडक्शन से लेके रोड कनेक्टिविटी से लेके सब कुछ एकदम सेक्सी था यहाँ पे, है ना। फिर ऐसा क्या हुआ कि यार ये सब चीज़ तबाह हो गई। तो it had a domestic consumer industry that produced everything from pins to cars, though their quality did not match that of the Western capitalist countries. The Soviet state ensured a minimum standard of living for all citizens, and the government subsidized basic necessities including health, education, child care, and other welfare schemes. तो यूएसएसआर में एक कंपनी थी, वो सब चीज़ें बनाती थी। ऐसा समझो कि एक ऐसी कंपनी, ठीक है, जो आपके लिए सब चीज़ बना के दे। एक पेन भी वही बनाए, गाड़ी आप बोल रहे हो कि यार मेरे को अपने मामा के घर जाना है, उसके लिए कार चाहिए, वो कार भी कौन बना के दे रही है, सरकार दे रही है ना। तो यूएसएसआर में कुछ ऐसा सिस्टम था कि सब चीज़ें स्टेट के कंट्रोल में थी। मैंने बताया कि जब ये सिस्टम, सोवियत सिस्टम फाउंड किया गया था तो इसकी प्राइमेसी किसको दी गई थी, ज़्यादातर स्टेट को। अब सिंगल पार्टी था यहाँ पे भाई, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही रूल कर रही है, तो देयर विल बी नो कंपटीशन, तो कोई ऑपोजिशन नहीं होगा, कोई ऑपोजिशन ही नहीं होगा तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अब कोई भाई साहब आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई ऑपोजिशन नहीं है, तो भाई जो गवर्नमेंट है उसका जो मन वो करे, है ना। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा था, एक मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग जो, ठीक है, एक सिटीजन का, कोई भी एक सिटीजन है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेट कर रखा था कि भाई मिनिमम जो है वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग XYZ है, ठीक है। और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी यूएसएसआर में, प्लीज़ रिमार्क करो इसको कि यूएसएसआर में भले ही कुछ भी हो लेकिन यूएसएसआर में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, है ना। और यूएसएसआर में जितनी भी चीज़ें बनती थी वो वेल, मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी थी, बट इन कंपेयर विद वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज, जो भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी उसके मुकाबले जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा ही घटिया थी। वी कैन से इन आवर जनरल लैंग्वेज टट्टी थी, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं,
और गवर्नमेंट ने भाई सब्सिडी दे रखा था बेसिक नेसेसिटीज पे, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, और जितनी वेलफेयर स्कीम्स होते थे इन सब में क्या दिया था गवर्नमेंट ने, वो लगा रखी थी सब्सिडी। There was no unemployment. State ownership was the dominant form of ownership. Land and productive assets were owned and controlled by the Soviet state. जितना भी लैंड था, मतलब सब कुछ जो था वो कौन कंट्रोल करता था? सोवियत, USSR. The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens. Lack of democracy and absence of freedom of speech stifled people who often expressed their dissent in jokes and cartoons. अब भाई ऐसा चलता रहा लोगों ने बोल दिया ठीक है भाई तुम लोग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप सब चीजें बनाओ, ठीक है। लेकिन वही है ना कि कब तक आप दाल चावल खाते खाते रहोगे। धीरे 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 क्या होता है, लोगों को दिखाई पड़ता है कि यार ये जो स्टेट है USSR इज बिकमिंग ब्यूरोक्रेट, ठीक है, ज़्यादा ही अथॉरिटेरियन बन रहा है, ये ज़्यादा ही मतलब वो नहीं होता, शासन दिखा रहा है, ठीक है। और हम जो आम सिटीजन है, आम जनता है, वहाँ की जो लाइफ है आम लोगों की, वो बहुत ज़्यादा ही अब वो हो गया कि भाई कंट्रोल में रहना पड़ रहा था। अब आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कंपटीशन में कुछ नहीं है तो सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर आप जाओगे तो वहाँ कंपटीशन बहुत है। यू विल सी कि भाई हर कोई जो है वो प्राइवेट कंपनी ले घूम रहा है। अगर आप अच्छा नहीं बनाओगे तो समवन विल बी देयर टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। अगर आप जूते बनाते हो तो कोई और है जो आपसे अच्छे जूते बना के देगा, ठीक है। देन व्हाई वुड पीपल चूज यू, ठीक है, रादर देन चूजिंग हिम, है ना। तो लोग अच्छे जूते वाले को चूज करेंगे। तो सेम यही बात है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं था, एंड कंपटीशन नहीं था तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो सिस्टम है सोवियत सिस्टम वाज बिकमिंग वेरी ब्यूरोक्रेट एंड अथॉरिटेरियन, ठीक है। डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी यहाँ, ठीक है। लोग अपने हिसाब से नेता नहीं चुन सकते थे क्योंकि इट वाज वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। और जो लोग थे, जैसे कि अभी तो आप देखते होगे, अगर आप कोई न्यूज़ नेटवर्क देखते हो तो आप देखते हो वहाँ पे कार्टून आता है पॉलिटिशियन का, उनका जोक बनाया जाता है, लेकिन उस टाइम पे आप नहीं कर सकते थे ऐसा, ठीक है। Most of the institutions of the Soviet state needed reform. The one-party system represented by the Communist Party of the Soviet Union had tight control over all the institutions and was unaccountable to the people. अब सब चीज़ें बदलने की जरूरत थी, कुछ चीज़ें जो थी सोवियत सिस्टम में अब उसको बदलना पड़ेगा, लोगों का ये मानना था, ठीक है। तो एक पार्टी सिस्टम, सबसे पहले तो ये समझो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, वो है वन पार्टी सिस्टम, है ना। वहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी है। अब पीपल आर नॉट गोना चूज कम्युनिस्ट पार्टी, सबको पता है, क्योंकि भाई टाइट कंट्रोल है, और जो आप जो भी काम कर रहे हो आप जनता को, उसको जनता के सामने अकाउंटेबल नहीं हो पा रहे हो तो आपकी पार्टी किस काम की, है ना। सरकार कोई काम करती है और जनता उनसे पूछे तो भाई उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो ये लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, ना ही ये जनता को कुछ बता रहे थे, और जो कंट्रोल था इन लोगों का, वो जो शासन था वो बहुत ज़्यादा टाइट होने लगा, बहुत ज़्यादा ही कड़ा होने लगा। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स एंड दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग देयर कल्चरल अफेयर्स। Although on paper Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR, in reality Russia dominated everything, and people from other regions felt neglected and often suppressed. जो पार्टी था, अब कोई भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका मकसद क्या होता है, तो फुलफिल द नीड ऑफ इट्स पीपल, नीड ऑफ इट्स पीपल। तो यूएसएसआर में 15 स्टेट आते थे, तो 15 स्टेट में माना गया था तो यूएसएसआर में 15 स्टेट है, ठीक है। हालांकि कागजों पर तो चीजें बढ़िया लगती हैं कि भाई चलो 15 स्टेट है एंड सब लोग जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हो तो आप क्या देखते हो कि जो रसिया है वो पूरे यूएसएसआर को डोमिनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा। अब ये 15 कंट्रीज है, मैंने बताया कि यूएसएसआर में 15 कंट्रीज है, 15 स्टेट है। अब 15 में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? रसिया। सबसे अच्छी इकोनॉमी किसकी है? रसिया की,
ठीक है, तो लोग किसकी सुनेंगे, रसिया की, है ना। तो रसिया वॉज ओनली वन ऑफ द 15 स्टेट्स दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द यूएसएसआर। इन रियलिटी रसिया डोमिनेटेड एवरीथिंग एंड पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फील नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। अब भाई सब चीजें जो है रसिया डोमिनेट कर रहा है, तो उसके जितने भी अगर 14 स्टेट है, अब वो क्या फील कर रहे हैं कि यार हम तो सप्रेस फील कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ तो कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएसए फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट अ ग्रेट कॉस्ट। तो जो यूएसएसआर था मैंने बोला ना, इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ यूएसए के दरवाजे के एकदम सामने खड़ा हो गया यूएसएसआर आके। मैंने बोला कि भाई आर्म मैनेजमेंट भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, आर्म रेस में, ठीक है, हथियारों के रेस में, हथियारों का जो रेस चल रहा था उसमें यूनियन जो है, सोवियत यूनियन, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा था, लेकिन किस कीमत पे भाई, तुम्हारी कंट्री के लोग तुमसे खुश नहीं है और तुम क्या कर रहे हो, हथियारों की होड़ लगा रहे हो, होड़ कर रहे हो कि भाई तुम्हारे पास ज्यादा है तो तुम्हारे पास ज्यादा है। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन। अब तुम हथियारों की होड़ कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चक्कर नहीं है लेकिन तुम ये देखो ना कि तुम वेस्ट से आर्म्स का तो कंपेयर कर रहे हो, लेकिन टेक्नोलॉजी देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, ठीक है, एस्पिरेशन फुलफिल कर रहे हो लोगों की। जैसे कि वेस्ट कंट्रीज जो है अपने सभी लोगों की जो एस्पिरेशन है, उनकी जो मांग है उसको पूरी कर रहे हैं, क्या तुम पूरी कर रहे हो, है ना। तो यूएसएसआर ये नहीं देख रहा था, यूएसएसआर बस क्या करे जा रहा था, भाई हथियार चाहिए मेरे को, तो बस हथियार चाहिए। और सोवियत की जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा ही ढीली पड़ गई जब 1979 में ये अफगानिस्तान के साथ चला गया। अमेरिका और अफगानिस्तान का जब लड़ाई हुआ था ठीक है, अमेरिका और अफगानिस्तान बोलो, सॉरी। तो जो सोवियत इन्वेजन था अफगानिस्तान के अंदर 1979 में, वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर। 1979 में जब सोवियत ने अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया, तो इसकी वजह से जो इनकी इकोनॉमी है और ज़्यादा खराब हो गई। दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, हालांकि प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द वेस्ट। देखो लोगों की सैलरी बढ़ रही थी, वेल एंड गुड, लोगों की सैलरी बढ़ रही थी, आपने देखा कि भाई दो वेजेस कंस्टिट्यूटेड टू ग्रो प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द वेस्ट। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, वेस्ट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है। दिस लेड टू शॉर्टेजेस इन ऑल कंज्यूमर गुड्स। अब भाई क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जितने भी कंज्यूमर गुड बनाओगे, चाहे आप शर्ट ले लो, पैंट ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, चीनी ले लो, ये सब की क्वालिटी कैसा होगा, खराब होगा। फूड इंपोर्ट्स इंक्रीज एवरी ईयर। अब मैंने क्या बोला, कंज्यूमर गुड्स में खाना, अब खाना इनके प्रोडक्टिविटी खराब है, तो ये लोग क्या करते थे, इंपोर्ट, मतलब कि बाहर से खाना मंगाते थे। द सोवियत इकोनॉमी वॉज फ्लैटरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टेगनेंट। तो 1970 के अंदर जो इनकी इकोनॉमी थी वो स्टेगनेंट हो गई, मतलब कि एकदम नेगेटिव हो सकता है ना, नेगेटिव में जाने लगी, धीरे धीरे कहाँ चलने लगी, नेगेटिव में, धीरे धीरे इनकी जो इकोनॉमी है वो गिरने लगी। अब आ गया गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब भाई गोरबाचेव भाई साहब है, अब इससे क्या होगा, जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, अब यूएसएसआर टूटना चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये हम पढ़ेंगे किस, सेकंड पार्ट में, ठीक है छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ, सेकंड पार्ट आएगा, उसके लिए आप वेट करो। तब तक के लिए आई होप यू लव द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगली वीडियो मिलते तब तक के लिए सभी बच्चों के लिए जय हिंद।